दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी को उनकी अपनी टीम ने ही मझधार में छोड़ दिया है, या उनकी अपनी टीम ने हालात की गंभीरता को समझने की बजाय मोदी की चरण वंदना में पूरे देश को इस कदर ले जाकर फंसा दिया, जहां से चाहे आर्थिक मसले हो या फिर डिप्लोमेसी के लेवल के मसले हो, हर जगह सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ नजर आ रही है, फंसती हुई दिखाई दे रही है। कई सारे सवाल एक साथ खड़े हो गए हैं। आप अमेरिका में चले जाएं तो बांग्लादेश का टी शर्ट बिक सकता है, भारत का टी शर्ट मुकाबला नहीं कर पाएगा। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री करीब करीब आसियान कंट्री और बांग्लादेश तक जाकर शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन सवाल और मुद्दे वहीं तक नहीं है। हालात दरअसल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ऐलान किया कि टैरिफ की 25% की सीमा जो उन्होंने भारत पर लगाई है, 24 घंटे के अंदर वो अपनी टैरिफ को बढ़ाने जा रहे हैं। और इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि रूस के साथ भारत के तेल संबंध और व्यापारिक संबंध अनवरत रूप से जारी है, और रूस के साथ भारत के इस व्यापारिक और तेल संबंधों को लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन खफा नजर आ रहा है। लेकिन मामला सिर्फ अमेरिकी प्रशासन का नहीं है, मामला सिर्फ ट्रंप प्रशासन का नहीं है, मामला यूरोपियन यूनियन तक आकर के सिमटता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ रूस के रिश्तों को लेकर, व्यापारिक रिश्ते और खासकर तेल खरीदने वाले मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। सवाल यह है कि सत्ता क्यों इस तरह से अंतरराष्ट्रीय मामलों को की गंभीरता को नहीं समझ रही है। एक भारतीय के तौर पर हम भारत सरकार के किसी भी स्टैंड के साथ हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में व्यवहारिक निर्णय क्या होते हैं, ये एक अलग की परिस्थिति होती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें, तो जिस प्रकार से यूक्रेन में रूस की गतिविधियां रही, उसके बाद से दुनिया का कोई भी देश रूस के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। हम भारत के लोग पुराने रिश्ते रूस के साथ रहे हैं, निश्चित तौर पर हमें रूस के साथ खड़े रहना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रूस के साथ भारत के संबंधों की गर्मजोशी आज से नहीं, 15 अगस्त 1947 की आजादी के वक्त से, और उस गर्मजोशी में कमी नहीं आनी चाहिए। सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन व्यापारिक हितों में रूस के साथ तेल संबंधों को लेकर जब मुद्दा बना रहा है, अमेरिका अपनी टैरिफ के मुद्दे पर मुद्दा बना रहा है, चीन का ब्रिक्स पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो चुका है। कहने को वो ब्रिक्स बैंक बना हुआ है, लेकिन ब्रिक्स के ऊपर और ब्रिक्स बैंक के ऊपर जो कहा गया, और कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये बातें नागवार गुजरी कि वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के समानांतर कुछ देश की अर्थव्यवस्थाओं ने एक नया बैंकिंग संगठन खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन हकीकत यह है कि उस बैंकिंग संस्थाओं में, ब्रिक्स में, तो पूरी तरह से चीन के लोग भरे हुए हैं, चीन की मोनोपोली है, और चीन भारत के साथ वहां भी बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहा है। तो क्या इसे डिप्लोमेटिक फेलियर मानने से गुरेज करना चाहिए? मौजूदा दौर में 3 मंत्रालय, भारत सरकार के 3 विभाग, नरेंद्र मोदी सरकार के मातहत काम करने वाले 3 विभाग अंतरराष्ट्रीय संबंधों को, चाहे आर्थिक संबंध हो, चाहे कूटनीतिक संबंध हो, चाहे रणनीतिक संबंध हो, इन तीनों का निर्धारण करते हैं। इन तीनों की परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने या अपने पक्ष से हालात को फिसल जाने देने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। और ये 3 विभाग या मंत्रालय कौन से हैं? एक विभाग इसमें विदेश मंत्रालय है, जो पूर्व डिप्लोमेट, पूर्व आईएफएस अधिकारी एस जयशंकर चला रहे हैं। दूसरा विभाग इसमें वित्त मंत्रालय है, जो निर्मला सीतारमण के पास है। और तीसरा मंत्रालय, तीसरा विभाग कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जो भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को तय करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों का निर्धारण करने में अपनी बड़ी भूमिका को निभाता है। लेकिन क्या इन तीनों मंत्रालयों में बैठे हुए लोग, चाहे भारतीय विदेश सेवा के लोग हों, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग हों, या किसी दूसरी सेवा के लोग हों, ये सत्ता के करीब जाने की स्थिति में, और ब्यूरोक्रेट चूंकि मंत्री बन जाते हैं, तो आगे किसी और का भी नंबर लग जाए, इसके लिए सत्ता की चरण वंदना में कहीं ना कहीं देश का नुकसान तो नहीं करा रहे? ये सवाल बड़ा है। और क्या नरेंद्र मोदी से समझ पा रहे हैं? आज अमेरिका की नाराजगी टैरिफ के मुद्दे पर उतनी नहीं है, भले ही भारत के टैरिफ को लेकर वो कुछ भी कहें या कुछ भी बहाना बनाए, लेकिन अमेरिका की नाराजगी सीधे सीधे रूस के साथ तेल खरीद वाले संबंधों को लेकर है। लेकिन सभी जानते हैं कि तेल सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? भारत सरकार तो नहीं खरीद रही।
भारत अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए दूसरे देशों से भी तेल खरीद रहा है। तेल खरीद में सबसे बड़ी हिस्सेदारी इस देश में सत्ता के करीबी पूंजीपतियों की है। उनकी अपनी रिफाइनरी में रूस से तेल आता है और वो तेल फिर यहाँ क्रूड ऑयल यहाँ आकर रिफाइन होता है। यहां से रिफाइन होने के बाद ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों को बेचा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी उद्योगपति के आर्थिक हितों को ऊपर रखते हुए देश के आर्थिक हितों के साथ क्या समझौता तो नहीं किया जा रहा है? जब बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी की रिफाइनरियां रूस से प्राप्त तेलों से बहुत ज्यादा तेल शोधन का काम नहीं कर रही हैं, वो दूसरे देशों से जो तेल आ रहा है वहां से काम कर रही है, तो प्राइवेट प्लेयर्स के चक्कर में आखिर इस तरह के हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? आज भारत की नाराजगी को अमेरिका भी व्यापारिक हितों के उसके अनुकूल नहीं माना जा सकता और अमेरिका की भारत के साथ जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है उसे भी भारत के बहुत अनुकूल नहीं माना जा सकता। राहुल गांधी ने संसद में एक बात कही थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध है उसमें भारत जो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था अपने व्यापारिक संबंधों के जरिए, वो दोनों को एक तरफा एक पाले में जाने से हम रोक नहीं पाए। ये हमारे आर्थिक नीति नियंताओं का फेल्योर है, ये विदेश नीति नियंताओं का फेल्योर है। कारण क्या है? चीन के साथ हमारा व्यापार एक तरफा झुका हुआ है और चीन के साथ जब हमारा व्यापार एक तरफा झुका हुआ है तो उस एक तरफा झुके हुए व्यापार की स्थितियों को यदि हम देखें तब भी चीन पाकिस्तान के पाले में क्यों खड़ा हो जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार और सत्ता में बैठे हुए उनके प्रशासकों ने इस पर ध्यान दिया? जितनी बड़ी मात्रा में भारत का आयात चीन से हो रहा है, क्या उसका 1/4 हिस्सा भी पाकिस्तान की खरीदने की हैसियत बची है क्या? या उसका बाजार इतना बड़ा है क्या कि वो चीन से खरीद सके? नहीं है। बावजूद चीन यदि भारत की बजाय पाकिस्तान के प्रति झुका हुआ नजर आ रहा है तो इसे डिप्लोमेटिक फेल्योर नहीं कहेंगे, रणनीतिक फेल्योर नहीं कहेंगे, तो क्या कहा जाएगा? यह असफलता किसकी है? अमेरिका के साथ ट्रंप प्रशासन के आते ही टैरिफ का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा और फिर टैरिफ बढ़ाने के लिए रूस का बहाना या रूस के बहाने का इस्तेमाल करके टैरिफ बढ़ाया जाएगा। दोनों ही बातें जब सामने आती हुई दिखाई दे तो क्या अमेरिका के साथ पिछले 3 दशकों से जो भारत के संबंध चल रहे थे, नरसिम्हा राव के जमाने से जो नई गर्मजोशी आई थी, उस गर्मजोशी में एक तरफ बिल क्लिंटन भी थे तो दूसरी तरफ बोरिस एल्सिन भी थे। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी, रणनीतिक और कूटनीतिक समझदारी और इन सब के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में जो गुट निरपेक्षता वाली भारत की लाइन हुआ करती थी, वो छोड़ने का आखिर मकसद क्या था? आज भारत गुटनिरपेक्षता वाली लाइन को आधिकारिक तौर पर भले ही छोड़ने का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन यह बात सत्य है कि वहां जो भूमिका पहले हुआ करती थी भारत की, वो भूमिका अब दिखाई नहीं दे रही है। सीमा पार से जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है वो सभी देख रहे हैं। सभी देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रंप का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कराने की मांग पाकिस्तान की तरफ से की गई। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का स्वागत अमेरिका में किया गया और इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने पर जो भारत सरकार की आधिकारिक लाइन है, हम उसे ही मानते हैं, कॉल ऑफ किया गया, खत्म किया गया। क्या जरूरत थी उसे खत्म करने की? सवाल यह है कि जब इस देश के टेलीविजन चैनल और गोदी मीडिया चैनल लाहौर और इस्लामाबाद पर कब्जा करा ही रहे थे, तो क्या गोदी मीडिया इतना साथ देती है सरकार का, सरकार को उसका साथ नहीं देना चाहिए था? ये अंदरूनी सवाल है, थोड़े व्यंग विनोद की भाषा में कहेगा सवाल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात है, नरेंद्र मोदी के लिए यदि आर्थिक नीतियों की बात करें तो इस देश में उत्पादन का क्या स्तर है कि आप देख सकते हैं कि हमारे आपके घर में लगभग सारे सामान असेंबल इन इंडिया पड़े हैं। मेड इन इंडिया सामान नहीं मिलेंगे, चाहे आपका टेलीफोन हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे आपके घर के दूसरे होम अप्लायंसेज हो, कुछ भी आपको मेड इन इंडिया दिखाई नहीं देगा, असेंबल इन इंडिया दिखाई देगा। ये हालात बने हुए हैं। हालात तो ये है कि यदि टाटा और अशोक लेलैंड बस और ट्रक बनाना छोड़ दें तो इस देश में वाकई मेड इन इंडिया क्या बचेगा? एक जमाने में एचएमटी और टाइटन की घड़ियां भी भारतीय कंपनियां बनाती थी, स्कूटर भी बजाज बनाते थे। आज किसकी बाइक इस देश में चल रही है?
किसकी गाड़ियां इस देश में चल रही है, किसके मोबाइल इस देश में चल रहे हैं, किसके मिक्सर ग्राइंडर इस देश में चल रहे हैं, किसका फ्रिज और किसका टेलीविजन चल रहा है, किसके वॉशिंग मशीन चल रहे हैं। हम सभी अपने घरों में देख सकते हैं कि भारत निर्मित सामानों की जगह असेंबल इन इंडिया की बहुतायत हम सबके घरों में देखने को मिल रही है। तो इससे बड़ा फेल्योर नहीं हो सकता। और दुनिया में जब किसी भी देश का उत्पादन खत्म हो जाता है तो उस देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी व्यावसायिक और आर्थिक साख गिरनी शुरू हो जाती है। यही भारत के साथ हुआ है। और ठीक इसी समय पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते मजबूत होने शुरू हो गए। ठीक इसी समय सार्क की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में भारत के पड़ोस में अलग अलग देशों की तरफ से भारत के साथ जो पहले संबंधों की गर्मजोशी थी उसमें कमी आनी शुरू हो गई। और ठीक इसी समय अमेरिका में डेमोक्रेट की जगह रिपब्लिकन आ गए, बाइडेन की जगह ट्रंप ने ले ली, उन डोनाल्ड ट्रंप ने ले ली जिनको नरेंद्र मोदी ने कभी अगली बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया, अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन कराया और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहकर संबोधित किया। लेकिन माय फ्रेंड क्या माय एनिमी में तब्दील हो गए? भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हुआ करते थे और भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़े देर के लिए ट्रंप के बयान के बाद और टैरिफ के बाद हालात भले ही थोड़े अनुकूल ना हो, लेकिन वो गर्मजोशी नागरिकों के लेवल पे बनी रहेगी, बनी हुई है। इसमें कोई सरकार बाधा नहीं बन सकती। दुनिया के दो महान लोकतांत्रिक देशों के संबंध नागरिकों के स्तर पर ज्यादा तय होते हैं, न कि सरकारों के स्तर पर। लेकिन मौजूदा दौर में सरकारों के स्तर पर यदि गलतफहमियां हैं तो क्या ट्रैक टू डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने की दिशा में नरेंद्र मोदी आगे नहीं बढ़ सकते थे? उनका प्रशासन आगे नहीं बढ़ सकता था? ये सब ऐसे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी की टीम पर ज्यादा सवाल उठाते हैं, क्योंकि याद रखिए, एक नेता की सफलता के लिए, एक टीम लीडर की सफलता के लिए टीम का मजबूत होना जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी सफल तभी थे जब उनके साथ यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग सफल थे। नरसिम्हा राव सफल तभी थे जब उनके साथ मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम और दिनेश सिंह सफल थे, प्रणब मुखर्जी सफल थे। एक सफल लोगों की टीम लीड कर रही थी, खांटी पॉलिटिशियन और आर्थिक समझ रखने वाले लोगों की टीम लीड कर रही थी। आज कौन लीड कर रहे हैं? आज पीयूष गोयल लीड कर रहे हैं, आज निर्मला सीतारमन लीड कर रही हैं, आज जयशंकर लीड कर रहे हैं। और इन सब के साथ पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय इस देश में कैबिनेट से भी ज्यादा सुप्रीम बना हुआ है। ये बात अब किसी से ढकी छिपी नहीं है। तो उन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी के लिए जो स्थितियां विकट हो रही है वो मोदी के लिए नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हो रही है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय और रणनीतिक समझदारी और साझेदारी को में गर्मजोशी की कमी के रूप में दिखाई दे रही है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा टीम मोदी को ही दोष दिया जाना उचित लगता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि टीम मोदी कहीं ना कहीं अमेरिका में जिस तरह से टीम ट्रंप कहीं ना कहीं ट्रंप को ऐसा लगता है मिसगाइड कर रही है, बिल्कुल वही स्थिति ऐसा लगता है कि भारत के अंदर भी नरेंद्र मोदी को मिसगाइड तो नहीं कर रही। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जो ताकत होती है उस ताकत में लचीलापन सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। लचीलापन ट्रंप भी नहीं दिखा रहे। और क्या नरेंद्र मोदी की टीम नरेंद्र मोदी को लचीलापन दिखाने नहीं दे रही है? इसका जवाब भी आने वाले कुछ दिनों में सबको मिल जाएगा कि आखिर ट्रंप और अमेरिका दोनों को एक साथ रखकर भारत के डिप्लोमेट तो नहीं देख रहे हैं। ट्रंप आए हैं, आएंगे, जाएंगे। ट्रंप के बाद कोई और आएगा, भारत में नरेंद्र मोदी के बाद भी कोई और आएगा, लेकिन भारत और अमेरिका का अस्तित्व रहेगा। और भारत और अमेरिका के संबंधों में भी छोटे से पॉज के बाद, ग्लिचेज के बाद फिर से हालात सुधरेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन क्यों खफा है? वो भी टैरिफ जैसी परिस्थितियों पर क्यों विचार कर रहे हैं? यूरोपियन यूनियन के साथ तो हमारी व्यापारिक साझेदारी आजादी के पहले की है। जब यूरोपियन यूनियन शब्द अस्तित्व में नहीं आया था तब से वहां क्यों हालात गड़बड़ है? और सभी देश रूस से तेल खरीद को ही मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आज हम कोरिया की स्थिति को देखें, ट्रंप से चुपचाप डील कर ली। चाइना भी कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ डील करने वाली भूमिका में ही दिखाई दे रहा है। दुनिया के दूसरे देश भी ट्रंप के साथ टैरिफ वाले मुद्दे पर डील करने वाली भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। भारत के साथ ही मामला क्यों फंस रहा है? और जो भी देश ट्रंप के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रूस के साथ उनके संबंध पूरी तरह खत्म हो गए।
रूस के साथ उनके संबंधों में गर्मजोशी बरकरार है। ज्यादातर वैसे देशों में गर्मजोशी बरकरार है जिन्होंने ट्रंप के साथ डील करी है। दिल्ली के साथ ऐसी नौबत क्यों है कि माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि या तो इस पार या उस पार। तो दरअसल दोस्तों ये मिजाज का फर्क होता है। पिछले 11 सालों में भारत के अंदर की राजनीति को आप देखें तो किस तरह की परिस्थितियां बनाई गई। व्यक्ति का मिजाज चाहे वो घरेलू मोर्चे पर हो या अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर हो, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है, स्वभाव और हस्ताक्षर कभी बदलते नहीं है। यहां भी यही स्थितियां बनाई गई कि या तो आप हमारे पाले में हो या फिर आप देशद्रोही हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, खान मार्केट गैंग हो। भारत के अंदर तो इस तरह की परिस्थितियों से लोगों को कहीं भी झांसे में लेने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बाइनरी नहीं चलती है। इस या तो इस पार या उस पार, वो हालात अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नहीं चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दिल से दिल मिले ना मिले, हाथ से हाथ मिलाते चलो की परिस्थितियां चलती है। चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वाणिज्यिक मोर्चा हो, चाहे डिप्लोमेसी का कूटनीतिक मोर्चा हो, हर जगह ये परिस्थितियां चलती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम मोदी भी, यदि ट्रंप प्रशासन 80% जिम्मेदार है, यूरोपियन यूनियन की जिम्मेदारी ज्यादा है, जो भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज करने या दूसरे आर्थिक शक्ति की बात सोच रहे हैं, तो 20% जिम्मेदारी हमें मौजूदा प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो टीम लगी हुई है उसके ऊपर भी डालनी होगी। उससे बचा नहीं जा सकता। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन फिलहाल की स्थितियां यही है कि 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। दुश्वारियां बढ़ेगी, रोजगार घटेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार घटेगा। ये स्वाभाविक परिस्थितियां हैं, क्योंकि अब अमेरिका अकेले नहीं है, यूएसए अकेले नहीं है, अब यूरोपियन यूनियन भी, ईयू भी उसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। देखते हैं इन हालात को बदलने के लिए और कौन सा मास्टर स्ट्रोक निकाला जाता है। हम सबको सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है, भारत के पक्ष में होने वाले बदलाव की उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।